अब हम ऑलमोस्ट अपना चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे हर चैप्टर्स में। बट स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं आपको, बट जो अब आने वाले चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट, ये चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं। देखो एफआरए जो है ना, हमें हेल्प करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के लिए। सीएफए एक पढ़ाई है जिससे कि आप देखो अकाउंटिंग नहीं सिखाता ये पढ़ाई, आपको सिखाता है कैसे आपको रेशियोज के हिसाब से आप एक बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हो। जैसे एनालिस्ट का रोल क्या होता है, बैलेंस शीट उठाएगा, रेशियोज देखेगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की सेम फील्ड पे, और उससे वो पता करेगा कि क्या ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम अब चैप्टर की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्ट्रेंट से और अजम्पशंस पे। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट है कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो ऑडिटिंग जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती रहेगी, बट हमें कॉस्ट बेनिफिट का ध्यान रखना है। इतनी ही कॉस्ट इनकर करनी है ऑडिटिंग के लिए जितना उसका बेनिफिट है, क्योंकि देखो इन्वेस्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बट अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी बेनिफिट से तो इसमें कंपनी का भी नुकसान है और इन्वेस्टर्स का भी नुकसान है। तो ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक ऑडिटर को देखनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। तो बेनिफिट और कॉस्ट का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो नॉन क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दिखती है जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में होती है, जैसे नंबर्स के बेसिस पे होती है। एसेट्स की वैल्यू कितनी है, गुडविल की वैल्यू कितनी है, इम्पेयरमेंट कितनी है। बट रेपुटेशन है कंपनी की, कैपेसिटी है कंपनी की इनोवेट करने के लिए, ब्रांड लॉयल्टी है, ऐसी चीज़ें नहीं इस बैलेंस शीट्स में आती, क्योंकि कई आईएफआरएस और यूएस गैप कई चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं करने देता। जैसे कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, आईएफआरएस करने देता है बट यूएस गैप कहता है इसको एक्सपेंस कर दो और इसको अपनी बैलेंस शीट पे आप नहीं दिखा सकते। आप वही एसेट्स को दिखा सकते हो जो कि कैपिटलाइज होते हैं। तो अगर आप किसी एसेट को एक्सपेंस कर दोगे, जैसे आर&डी करी कंपनी ने और वो एक्सपेंस कर देती है, तो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी। तो कई चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी खर्चा करती है फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, बट वो बैलेंस शीट्स में शो नहीं करती। अब बात करते हैं असम्पशंस की। पहली असम्पशन इसमें है कि अक्रूवल अकाउंटिंग है, और दूसरी गोइंग कंसर्न की। अक्रूवल अकाउंटिंग की असम्पशंस ये है कि देखो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कैश बेसिस पे बनती है, और जो नेट इनकम फिगर्स होती है, जो रेवेन्यूज होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, ये बनते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग के बेसिस पे। तो इसमें ना दो इश्यूज आ जाते हैं। अगर तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो अकाउंटेंट्स का रोल बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि अक्रूवल कहती है जब आपको पैसा भी ना मिले बट आप अपने अकाउंट रिसीवेबल दिखा सकते हो अपनी बैलेंस शीट्स में। इसका मतलब ये है कि आपके कस्टमर्स ने आपको पैसा भी नहीं दिया, बट जब भी आप अपने रेवेन्यूज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हो। तो अक्रूवल अकाउंटिंग और कैश बेसिस में फ़र्क होता ही है। और कई बार क्या होता है, टैक्स जो फाइलिंग होती है वो होती है कैश बेसिस पे, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो बनती है अक्रूवल अकाउंटिंग के हिसाब से। तो ये सबसे ज़्यादा अजम्पशन जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे यूज़ होती है। और दूसरी अजम्पशन है गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न की अजम्पशंस हमें ये बताती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस हिसाब से बनाई जाती है कि जो कंपनी है आने वाले बहुत टाइम तक एग्जिस्ट करेगी। बट ये सच नहीं है, क्योंकि देखो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं और कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं, और एक कई बार सेक्टर रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कंपनी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट होती है जो कंपनी को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कंपनी की जो पोजीशन है फाइनेंशियली वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी। जनरली इंडिया में 31 मार्च होती है और यूएस में थोड़ी डेट्स डिफरेंट होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी इसमें इंक्लूड होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं,
ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज और इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। ये 3 पार्ट्स आने वाले टाइम में हम डिस्कस करने वाले हैं और इन 3 चीज़ों से हमें एक्चुअल के बारे में एक्चुअल बता सकती है ये स्टेटमेंट्स कंपनी की बारे में, जो कि कई बार हमें बैलेंस शीट से और नेट रेवेन्यू फिगर से और नेट इनकम फिगर से नहीं पता चल सकता, क्योंकि जो नेट इनकम फिगर्स होती हैं और जो रेवेन्यू फिगर्स होती हैं उनमें मैनिपुलेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी कई बार एग्रेसिव अकाउंटिंग करने की कोशिश करती है जब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, और कंजर्वेटिव करती है जब आज वो अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना चाहती बट फ्यूचर में वो दिखाना चाहती है। तो एग्रेसिव और कंजर्वेटिव अकाउंटिंग एक मेजर्स हैं जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट हो सकती हैं, बट ये सारी मैनिपुलेशन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होती हैं। तो एनरॉन जैसा, जब एनरॉन का केस हुआ था, जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, तो ये केस था कि कंपनी ने ओवर वैल्यूएशंस करी थी एसेट्स की, जो कि एसेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और अगर एग्जिस्ट भी करते थे तो उनकी वैल्यू इतनी नहीं थी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी इसमें आएगा, एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आते हैं जिसमें हम बताते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी हमने मेंशन करी है और क्या क्या चेंजेस हुए अकाउंटिंग पॉलिसीज में। अब बात करते हैं जनरल फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। पहला है फेयर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है गोइंग कंसर्न और तीसरा है अक्रूवल बेसिस। फेयर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें सच होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। फेथफुली रिप्रेजेंट करना, कोई भी रेवेन्यूज हो, लायबिलिटीज हो, एक्सपेंसेस हो, हमेशा एक देखो, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं और कई एसेट्स के लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये कहते हैं अगर आप स्टैंडर्ड्स ढंग से फॉलो कर रहे हो तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप फेथफुली रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी है गोइंग कंसर्न की, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गोइंग कंसर्न होता है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत टाइम तक एग्जिस्ट करेगी। और अक्रूवल बेसिस में हमने आपको ये बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो अक्रूवल बेसिस पे बनती हैं, बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कैश बेसिस पे बनती है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितना रिपोर्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और कैश बेसिस पे पता चलता है एक्चुअल में कंपनी में कितना कैश आया। क्योंकि कई बार ये होता है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत अच्छी चीज़ें दिखा रही होती है क्योंकि वो एग्रेसिवली रिपोर्ट कर रही होती है। कई बार पहले भी रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेती है बट जब उनका रेवेन्यू होता भी नहीं है। तो यही रीज़न है कि कई एनालिस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में जाके देखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लोज कितना है, और कई बार ये भी होता है कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर डेट लेके अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत एग्रेसिवली अच्छा दिखाती है, बट लॉन्ग टाइम में इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थोड़े और हैं जो कि कंसिस्टेंसी है, मटीरियलिटी है और नो ऑफसेटिंग है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो आपने पिछले साल में जैसे कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया था, आपने कोई मेथड यूज़ किया था, जैसे कि आपने डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ किया, इस साल भी आप उस सिमिलर मेथड को यूज़ करें। और कंसिस्टेंसी का ये भी मतलब है कि पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकें, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि हमने पिछले साल एसेट्स को एक डिफरेंट मेथड से वैल्यू किया था और इस साल हम एसेट्स को डिफरेंट तरीके से वैल्यू कर रहे हैं। मटेरियलिटी होता है कि देखो, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट्स पे चलती हैं। मटेरियलिटी होता है कि आप कुछ एक सर्टेन फिगर से ऊपर चीज़ें देखो और नीचे वालों को इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दोगे तो इसमें काफ़ी कॉस्ट भी लगेगी और काफ़ी टाइम भी लगेगा। और नो ऑफसेटिंग का मतलब होता है कि ना तो आप रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ ऑफसेट करो और ना तो आप एसेट्स को लाइबिलिटी के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हो, बट कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं ऑफसेटिंग, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स है शेयर्स पे। अगर आपको लॉस होता है तो जब आपको एसेट्स पे फ़ायदा होता है तो आप ऑफसेट कर सकते हो। जैसे इनकम टैक्स में आप थोड़ा डिफरेंट लॉ होता है, बट कैपिटल गेन टैक्स में आप ऑफसेट कर सकते हो। जैसे पिछले साल का नुकसान अगर आपने मतलब जैसे इस साल आपने कोई नुकसान किया शेयर्स में तो आप उसके प्रॉफिट के साथ ऑफसेट कर सकते हो। और इनकम स्टेटमेंट्स में जब जब पर्सनल बैलेंस शीट्स भी बनती हैं, पर्सनल फाइलिंग होती है आईटीआरस की, तो पिछले साल के लॉसेस को
अगले साल में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और पुराने लॉसेस की वजह से इस साल का टैक्स भी कम हो सकता है। सॉरी मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, बट मेरा मेन पर्पस इस चैनल के थ्रू है कि लोगों को फाइनेंस थोड़ा इजी हो जाए समझना, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि फाइनेंस सीखना चाहते हैं बट वो क्या करते हैं कि ये टर्म नहीं समझ आ रही, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उससे क्या होता है वो इस फील्ड में आने से बहुत डरते हैं। और मैं अपने चैनल के थ्रू यही समझाना चाहता हूँ कि फाइनेंस बहुत इजी है अगर उसको बहुत इजी टर्म्स पे सीखा जाए। तो अब जैसे जैसे इंडिया ग्रो हो रहा है, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी फाइनेंस के बंदे हैं जो यूट्यूब में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैं भी काफ़ी लोगों को फॉलो करता हूँ, बट अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का जो मेरे को फ़ायदा हुआ, मैं चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल से मैं वो बेनिफिट पूरे इंडिया में दे सकूँ। और धीरे धीरे हमारे काफ़ी, जैसे हम काफ़ी लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं और हमारा फोकस वैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग है, बट ऑफलाइन से हमें बहुत एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। और इसके लॉजिस्टिक में हमारे पास काफ़ी लोग हैं जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं, स्टाफ बहुत एक्सपीरियंसड है। तो फाइनेंस में हम बेसिकली इजी बना रहे हैं लोगों के लिए समझना। और CFA का प्रोग्राम हमारा मेन मोटिव है कि लोग ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें, कम से कम टाइम पे अपना CFA लेवल 1 पास करें और अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कर सकें। तो अब बात करते हैं एग्रीगेशन की। जो ये कहता है कि एग्रीगेट करो सिमिलर आइटम्स को और डिसएग्रीगेट करो जो कि आइटम्स सिमिलर नहीं है। मतलब एक एसेट जो कि सिमिलर लेवल पे है, जैसे फिक्स एसेट्स है, उनको एक एक सेक्शन पे रिपोर्ट करो, और जो एसेट्स फिक्स एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट्स हैं, सोचो उनको अलग रिपोर्ट करें। और जो रिपोर्टिंग फ्रिक्वेंसी है वो एनुअली होना चाहिए, क्योंकि अगर हर रोज़ हर 30 दिन में रिपोर्टिंग करने लग जाए तो इससे क्या है, मैनेजमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ऑडिटर्स का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होगा, जो कि मैं समझता हूँ इतना वर्दी नहीं है। और इन्फॉर्मेशन कंपैरेटिव होनी चाहिए। कंपैरेटिव मतलब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आज इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करना थोड़ा आसान होना चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लासिफाइड बैलेंस शीट हमें डिफरेंस दिखाती है करंट और नॉन करंट एसेट्स में सेपरेटली। और मिनिमम इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नोट्स में होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में कैश होता है, प्लांट होता है, इन्वेंट्रीज होती है, और इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स एक्सपेंसेस और फाइनेंसिंग कॉस्ट जैसी इंक्लूडेड होती है। तो अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इम्प्लीकेशंस मतलब कि जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। कई बार रेट्रोस्पेक्टिवली करने पड़ते हैं, कई बार प्रोस्पेक्टिवली करने पड़ते हैं। और एनालिस्ट को ना कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, कोई स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं। जैसे अगर कोई एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, उसका रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली देखना पड़ता है और उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करनी पड़ती है। एनालिस्ट को पता होना चाहिए कौन कौन से नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बारी एक सर्विस को पिछले साल किसी डिफरेंट तरीके से अकाउंटिंग करी होती है, बट स्टैंडर्ड चेंज होने से कई बार उसकी जो काउंटिंग है वो चेंज करनी पड़ती है। तो इसका जो चेंजिंग है वो एनालिस्ट को भी बहुत परेशान करता है और ऑडिटर्स को भी काफ़ी परेशान करता है। कई बार ये होता है कि ट्रांजैक्शंस होती हैं ऐसी जिनके लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बने होते, तो अकाउंटेंट्स को खुद एक अपना थॉट प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो जैसे कि रेवेन्यू रिकग्निशन क्राइटेरिया कुछ साल पहले चेंज हुआ था यूएस में, तो उससे क्या हुआ था, कई कंपनीज को प्रॉब्लम आ गई थी अपनी रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के लिए। तो ये चलता रहता है, इसीलिए ये चीज़ें चलेंगी तो अकाउंटेंट्स का भी फ़ायदा होगा और एनालिस्ट का भी फ़ायदा होगा। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं IFRS और US GAAP कन्वर्ज हो रहे हैं धीरे धीरे करके, बट स्टिल अभी बहुत डिफरेंस है। अब बात करते हैं यूजर्स क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, जो कि ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करते हैं ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो नए प्रोडक्ट होते हैं और नई ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अफेक्ट करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, काफ़ी एडवर्सली भी कर देती हैं। तो इससे क्या होता है,
कई बार अंडर रिपोर्टिंग होती है, जहाँ फिर ओवर रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो चाहती हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहें, क्योंकि देखो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो 10 साल पहले बिकती थी अब काफ़ी डिफरेंटली बिकती हैं, उनके एक्सपेंस रिकग्निशन, उनके रेवेन्यू रिकग्निशन काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि वॉलमार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो वॉलमार्ट 500 रुपये का एक कार्ड बेचता है, बट उसका जो रेवेन्यू वो पहले दिन नहीं रिकग्नाइज कर सकता, उसका जो रेवेन्यू है उसको पूरे साल में रिकग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे पहले दिन ले लेता है बट जो सर्विसेज है वो पूरे साल देता है।